अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान विद अब्दुल्ला एंड हुमा। हुमा ज़रा कुछ दिन की छुट्टी पे हैं, शी विल बी जॉइनिंग अस इन अ फ्यू डेज़। और जैसे ही वो गई हैं तो कराची का मौसम जो है उसके बारे में बहुत सी पेशगोइयाँ सामने आ रही हैं। अब साबित होती हैं कि नहीं होती जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन हो ये रहा है एक्चुअली कि एक वक्त में पूरे शहर में कहीं भी ऐसा नहीं है एक दिन जहां बारिश हो रही हो। किसी दिन एक मकाम पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी दिन दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन आज कल परसों जो है वो बताया जा रहा है कि बादल जमकर बरसेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, इस बारे में तफसील से बात भी करेंगे कि क्या तैयारी है। लेकिन साथ साथ जब इस तरह की पेशगोई आती है ना कराची के लिए तो टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन इसलिए हो जाती है बिकॉज दिस सिटी इज स्टिल नॉट इक्विप्ड फॉर अ वेरी वेरी हैवी रेनफॉल। और अल्लाह करे कि बारिश हो, लेकिन ये बारिश जो है वो रहमती रहे, इंतज़ामिया और हुकूमती नाहिली की वजह से जहमत ना बन जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। खैर, एक खबर जो अभी हम देख रहे थे, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। इत्तलात तो पहले से ही गर्म थी कि जनाब पीसीबी में बहुत सी तब्दीलियां करेंगे। रमीज़ राजा साहब अब आ गए हैं और एक बड़ी तब्दीली जो आ रही है, आ गई है सॉर्ट ऑफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या थे वसीम खान साहब, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कल इन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। कुछ इन्हें रिजर्वेशन से इख्तियारात पे कमी से मुताल्लिक, आपको पता ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ जियो पाकिस्तान, ही वाज रियली पैशनेट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। और आज जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास होगा जिसमें इनके इस्तीफे पर गौर किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये इस्तीफा मंजूरी कर लिया जाएगा। सो रमीज राजा मीनवाइल ही इज ट्राइंग टू बिल्ड हिज ओन टीम। एट द सेम टाइम जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए उसमें भी तब्दीलियों की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है, क्योंकि नेशनल T20 जो है उसमें बहुत से लड़कों की परफॉर्मेंस एट पार नहीं थी, जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसलिए कुछ गौर किया जा रहा है, सर जोड़ कर बैठेंगे सेलेक्टर्स कि भाई ये क्या हो रहा है, अब हमने आगे क्या करना है। वैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि हमने दुनिया को बताना है कि हम बेहतरीन टीम है दुनिया की, इसलिए दुनिया खुद आए हमसे यहाँ पर खेलने के लिए। सो आई थिंक इट वाज नॉट द राइट अप्रोच कि बिला वजह प्रेशर देने वाली बात है। आप कॉन्फिडेंस दें कि हाँ भाई ज़बरदस्त है, आप अच्छा करेंगे, दुनिया पजीराई आपको आपकी करेगी, आप एक बेहतरीन टीम के तौर पर सामने आए। लेकिन किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना कि भाई अब दुनिया ने हमारे यहाँ आकर खेलने से इनकार कर दिया इसलिए वी हैव टू प्रूव कि वी आर द बेस्ट, भैया वैसे भी यू हैव टू प्रूव दैट वी आर द बेस्ट। वैसे बाज़ एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो कहते हैं कौन है जो होना चाहिए था। तो आपको हम ये सवाल देंगे आज जियो पाकिस्तान टीवी पर। पता है हमारे पास आपस में बात करने के लिए नहीं है ना, आजकल हुमा या मैं कभी नहीं होता तो हुमा के लिए होती है, तो हम सोचते हैं कि आपसे फिर गपशप लगा ली जाए। आप हमें जियो पाकिस्तान टीवी पर ट्वीट करके बताइए कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी नहीं है। अच्छा जी, पहले ज़रा सियासी बातें कर लें और इसी बात की ज़रा गर्दिश है कुछ गुज़िश्ता 2 दिनों से। मुस्लिम लीग नून के लिए बरतानवी अदालत का हुक्मनामा वक्ती रिलीफ की हैसियत रखता है, लेकिन लीग की क़यादत के खिलाफ इस वक्त जो पाकिस्तान में कई बड़े केसेस हैं वो चल ही रहे हैं। मुल्क की अदालतों से खुद को क्लियर कराना नून लीग के लिए असल चैलेंज है और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से क्लियरेंस मिलने पर बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान के मुंजबित अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया है। ये सिर्फ अकाउंट्स को बहाल करने का हुक्म है, उसी की हद तक महदूद है। नून लीग ने इसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दिया है। ज़िया नसीम साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा कि जनाब ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर, उनके ख़ानदान पर, और ये हमारे पास शवाहिद हैं, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, इन्होंने ये जुर्म किए हैं और हम इनका पीछा कर रहे हैं। एनसीए ने लिखा कि नहीं, अब हमें कुछ मिला नहीं है, आप अकाउंट फ्रीज़ है उसको ख़त्म कर दें। ये सबूत होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और शहबाज गिल का मौक़िफ़ है कि जब शहबाज शरीफ पर लंदन में कोई केस ही नहीं, फिर वो सुरखुरी कैसे हो गए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से कुछ सवालात किए थे और हमने उस लेटर के अगर आप शुरू में देखें तो वाज़े तौर पे लिखा है कि फर्दर टू योर क्वेरीज प्लीज फाइंड बिलो द रिस्पांस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुकदमा है सुलेमान शहबाज शरीफ के ऊपर, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सुलेमान शहबाज के ऊपर। मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, 2 मुकदमात हैं इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, AFO भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, सुलेमान शहबाज के अकाउंट के खिलाफ था। नैरेटिव क्या बनाया गया है कल से कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। जरा बता दिया जाए कि किस अदालत ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को,
कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं? आज जब लंदन के अंदर सलमान शहबाज के एक अकाउंट को, सिर्फ एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को अनफ्रीज किया जाता है, तो यहां पर धमालें डाली जाती हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी समझते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चले तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस चलेगा, ताकि ये जो झंझने हैं, कभी एक खबर लगा के अगले दिन खुशी के शादियाने बजाना, कभी दूसरी खबर लगा के जो है वो फिर उसको लड्डू बांटना, ये ख़त्म हो सिलसिला। अपैरेंटली फवाद चौधरी साहब को ये खुशी के शादियाने एक आंख नहीं भा रहे। अगर हुकूमती मौक़िफ़ को मान लिया जाए तब भी बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट से एहतसाब के हुकूमती बयानियों को थोड़ी ठेस पहुंची है, थोड़ा धचका ज़रूर लगा है, क्योंकि बरतानवी क्राइम एजेंसी की तफ्तीश में हुकूमत ने मुबैना तौर पर भरपूर मदद फराहम की थी और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सबूत की रोशनी में NCA ने अपनी रिपोर्ट तरतीब दी थी। और अब एक मरतबा एसेट रिकवरी यूनिट की हम बात करें और एहतसाबी इदारों की कारकर्दगी पर फिर से सवालात उठ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुल्क में चलने वाला एक भी केस बाय द वे मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सका है। और इनको तो छोड़ दें, PP रहनुमा खुर्शीद शाह, आपको याद है, वैसे शायद भूल गए होंगे लोग क्योंकि बहुत अरसे से वो अंदर ही हैं, उनकी मिसाल ले लें आप, वो भी अभी तक केस का सामना ही कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं आ सका। तहरीक इंसाफ को नाकदीन के मुंह बंद कराने हैं, तो एहतसाब के मैदान में भी एक्चुअली ये वो भी एक मैदान है जहां पर कारकर्दगी ज़रूर कोई दिखाना होगी और मंतकी अंजाम तक किसी न किसी बड़े और अहम केस को पहुंचाना होगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। कंवल साहिबा, शुक्रिया वक्त दिया। कंवल साहिबा, नेशनल क्राइम एजेंसी और शरीफ ख़ानदान का जो भी मामला हुआ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है वो हम सबके सामने रख चुके हैं। अगर इसमें ना भी जाया जाए, लेकिन इससे किसी हद तक वाज़े हुआ है कि आप लोग बैरून मुल्क शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कारकर्दगी दिखा नहीं सके। हालांकि भरपूर ताबुन भी किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी फराहम किए गए, लेकिन फिर भी एज सच कोई एम्बेजलमेंट मिली नहीं इस पर्टिकुलर केस से मुताल्लिक। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की, वो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर की, और वो ट्रांजैक्शन अगर बाप बेटा के अकाउंट्स में, यानी शहबाज शरीफ साहब से जो पैसे गए या कोई फ्लैट बेचा उन्होंने सलमान शहबाज साहब के पास, तो वो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हुई जिसपे उन्होंने 2 अकाउंट्स को फ्रीज़ करने के लिए कहा, और ये उनका एक स्टैंडर्ड वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत वो चलते हैं कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट से जाके उसकी इजाज़त ली जाती है और उसके बाद वो तहकीकात करते हैं, और उस दौरान में उन्होंने वो दोनों अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया। उस एक ट्रांजैक्शन को उठाकर और नून लीग जिस तरह मिठाइयाँ बांट रही है, बिल्कुल पनामा 2 लग रहा है कि बाद में फिर जो है वो रोते फिरते हैं क्यों निकाला मुझे, और 5 जो जजेस हैं उन्होंने एक जुम्बिश कलम से यूं क्यों कर दिया और वो क्यों कर दिया। इस तरह मामलात को एक फ़ेक न्यूज़ जनरेट करना, एक झूठा प्रोपेगेंडा करना और इतना झूठ बोलना के लगे कि सब कुछ जो है वो क्लियर हो गए हैं। ये 2008 से लेके 2018 तक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, और उस दौरान के जो उनके केसेस यहाँ पर चल रहे हैं उसकी तो वो तलाशी देने में नाकाम रहे हैं। उनसे जब भी नैब या दूसरी कोर्ट्स जो हैं वो सवालनामा भेजती हैं तो वो उसका जवाब नहीं देते। उसके जवाब में वो कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, कभी कहते हैं मेरे सर में दर्द है, कभी वो कहते हैं मैंने इलाज कराने जाना है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। वो जो भी मामला हुआ है यूके जाने और वो जाने, लेकिन जो मामलात यहाँ चल रहे हैं या जिसके लिए परसू करना है वो हुकूमत करेगी। अच्छा कंवल साहब, इस पूरे तनाजुर में ARU की कारकर्दगी, एसेट रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी भी एक सवाल है इंडीड, कि एक टीम जो बैरून मुल्क कानूनी कार्रवाई में मुआवनत कर रही है और ख़ुद भी रिकवरी की कोशिश पर मसरूफ़ है, शरीफ ख़ानदान या किसी और के खिलाफ भी अब तक कुछ ख़ास निकलवा नहीं सकी है, तो आप मुतमईन हैं ARU की कारकर्दगी से? आपको लगता है इत्मीनान बख्श है ये परफॉर्मेंस उनकी? देखिए जी, एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो किसी एक ज़ाब्ता दायरा कार में ही रह के काम कर सकता है, और जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट या एग्रीमेंट का लॉ है
वो दोनों मुल्कों की एक म्यूचुअल बाइंडिंग होती है, उसमें कोई कोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वो एक अपने दोनों का रज़ाकाराना तौर पे वो कर सकते हैं। अभी यूके के साथ जो MLA है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। उस सिलसिले में आपने देखा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आवाज़ उठाई और बाकी बहुत सारे हलकों से भी आवाज़ आती है। वहाँ बैरून मुल्क जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी, वो भी वहाँ जाके वक्तन फ़क्तन आवाज़ उठाते रहते हैं। और वो आपने देखा UN में भी ये आवाज़ उठी कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ से कितना पैसा है जो चोरी होके इन मुल्कों के बैंकों में जाके पड़ा हुआ है और वो वहाँ पर उनकी दौलत में तो इजाफा कर रहा है, लेकिन गरीब मुल्कों को जो गरीबों का एक पैसा होता है, उनके टैक्स का पैसा होता है, वो उनके लिए एक रास्ता दिया हुआ है, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो उस सिलसिले से मैं समझती हूँ कि जब MLA और स्ट्रेंथन होगा, दोनों मुल्क एग्री करेंगे और एक लीगल फ्रेमवर्क पे आके मज़ीद ज़्यादा तावन की आपस में कोशिश करेंगे, जिस पे काम जारी है, तो एसेट रिकवरी यूनिट इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। इससे ज़्यादा बेहतर आप कह रहे हैं परफॉर्म करेगा एसेट रिकवरी यूनिट। लेकिन एक और भी मैदान है जहां पर परफॉर्मेंस के हम मुंतज़िर हैं, वो है NAB की परफॉर्मेंस, क्योंकि एहतसाब का सबसे बड़ा मैदान तो अपेरेंटली अभी वही है। अब इसे इत्तेफाक कह लें या क्या कह लें या नाअहली कह लें कि अभी तक किसी भी अपोजिशन रहनुमा पर कोई करप्शन के साबित नहीं कर पाया है NAB, तो इसमें उनके काम पर भी सवाल उठेगा या कवानीन में कोई सुकुम मौजूद है? क्या आपका ख्याल है? तहरीक इंसाफ का जो आने से पहले बयानिया था, एहतसाब का बयानिया, उसको धचका नहीं लग रहा? देखिए, तहरीक इंसाफ का जो एहतसाब का बयानिया उसको कोई धचका नहीं हो, बल्कि स्ट्रेंथन हुआ है। और अभी आपने देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो गैलप का सर्वे हुआ, उसमें ये सवाल भी रखा गया कि क्या एहतसाब के बयानी को धचका लगा है, तो आवाम ने उस पर सेटिस्फेक्शन 60% आवाम ने उस पर सेटिस्फेक्शन शो की है। और वो आवाम की नज़र में जो चोर हैं उनको वो चोर ही समझते। NAB की जहाँ तक परफॉर्मेंस से देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग हर इदारे में होनी चाहिए और होने की कैपेसिटी या उसकी स्पेस या वैक्यूम मौजूद है और उस पर कोई दो राय नहीं है कि उसमें और बेहतरी हो सकती है। जितना भी बेहतर होगा उतना अच्छा। उसके लिए डिफरेंट किस्म के उनको ज़रूरत है कि उनके रूल्स बने, लॉज जो हैं वो और बेहतर तरीके से किए जाएँ और उसमें अमेंडमेंट्स भी की जा सकती हैं। लेकिन जिस वक्त अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो वो आगे से 34 अमेंडमेंट्स आ जाती हैं कि NAB को मुकम्मल टूथलेस कर दिया जाए। तो देखिए, इस हवाले से मेरे ख्याल में अब टाइम है कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर संजीदगी से बातचीत हो। और जहाँ तक केसेस की बात है तो NAB अपना काम कर रही है। अदालतें या जो प्रोसीजर्स करने वाले इदारे होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और उसमें बड़े लेंथी प्रोसेसेस होते हैं, जिनको मेरे ख्याल में शॉर्ट किया जाए और टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स किया जाए। और नून लीग या ये जो बाकी हैं तो वैसे ही डिलेइंग टैक्टिक्स के बड़े माहिर हैं, तो चीज़ों को आगे लेट करते जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कंवल चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स जस्ट चेंज पेस, कोई और बात करते हैं। ये तो आप सारा दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमारा फिर भी फ़र्ज़ होता है कि हम ज़रा पूरे दिन के लिए आपको तैयार करते हैं, आपको इक्विप कर दें। और ख़बर ये भी है कि नेशनल T20 टूर्नामेंट का मेला जारी है और उस पर जो परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। और हम इससे पहले ज़रा क्रिकेट के मामलात की बात कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वजूहात बनी और क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं इन द स्क्वाड और PCB में, इस पर हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट से याद आया कि भाई इंज़मामुल हक साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि वो जल्द अज जल्द रूब सेहत हों और उनको गालिबन एक स्टेंट डला है, उनको भी कोई हार्ट इशू हुआ है और हार्ट इशू को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। चूँकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इस पर हम ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में आज दिल का, अमराज क़ल्ब का आलमी दिन, इससे मुताल्लिक़ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सन 2000 में इस दिन को मनाने का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान में भी अमवात की सबसे बड़ी वजह दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं और इस बारे में आपने बहुत से मशवरे सुने होंगे। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो कहा जाता है कि वज़न कम करें, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखा जाए, तंबाकू नोशी ना की जाए। फिर एक और खौफनाक ट्रेंड यंगस्टर्स में हार्ट इश्यूज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स का जो नज़र आ रहा है, ये इससे पहले शायद नहीं होता था या इतनी आगाही नहीं थी। ये हम जान लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि सबसे पहले हमने ट्वीट किया हुआ था कि लोग भी हमसे पूछें, तो किसी ने पूछा है कि भाई एंजाइना और हार्ट अटैक का ज़रा फ़र्क समझा दीजिए डॉक्टर साहब से कह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी अब्दुल्ला।
एंजाइना और हार्ट अटैक ये बहुत कॉमन सा सवाल है जो कि हर लोग हमारे से पूछते हैं, और फिर ये भी बात की जाती है कि जी ईसीजी तो हमारी नॉर्मल थी, तो उसी में डिफरेंस है। बुनियादी तौर पे दिल की शरीयानों में तंगी जो है उसकी वजह से खून की सप्लाई एक दिल के हिस्से को या सारे दिल को मुतासिर होती है। और अगर इट्स डिमांड एंड सप्लाई की डिस्पैरिटी है कि अगर लेट्स से कि कोई ऐसी एक्टिविटी हम करें जहाँ के दिल की शरीयानों में तंगी की वजह से दिल को खून की सप्लाई जो कि एक नॉर्मल रेस्टिंग हालत में मुनासिब है, मगर हम एक्सर्शन करें और वो नामुनासिब हो जाए जस्ट बिकॉज कि उसका ब्लड फ्लो दिल की शरीयानों में जो तंगी है उसकी वजह से कम है, तो उसकी वजह से वी कैन गेट सिम्टम्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, जिसमें छाती में दर्द, दबाव, अनईजीनेस और सांस का उखड़ जाना थोड़ा सा महसूस करना, स्पेशली खाने के बाद हम कोई एक्टिविटी करें तो फिर ये इसको हम एंजाइना की कहते हैं अलामात। और यूजुअली जिस तरह ही हम एक्टिविटी ख़त्म करते हैं या हैवी एक्टिविटी ख़त्म करते हैं तो वो ये सबसाइड कर जाते हैं सिम्टम्स, तो दिस इज़ एंजाइना। और यूजुअली पेशेंट्स जो है जब वो एंजाइना के दौरान ईसीजी या बाद में कराते हैं तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो पेशेंट्स से जब कहा जाए कि जी यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइनल सिम्टम्स तो वो इस चीज़ पे बहसते हैं कि जी हमारी ईसीजी तो ठीक थी, तो हम इसको कहते हैं एंजाइना इज़ जस्ट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसका ईसीजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और अगर एंजाइना में अल्टीमेट कल्मिनेट इनटू अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक, अब यही जो दिल की शरीयानों में तंगी का जो अमल है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट दिल की शरीयानों में आ जाता है, तंगी 50, 60, 70 या इवन 90% तक भी हो सकती है। अगर प्लैक रप्चर यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि आतिश पेशाब फट जाना, जब वो दिल की शरीयानों में वो प्लाक जो तंगी है उसके अंदर क्लॉट आ जाए तो फिर जो है पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। और उसके साथ जो सिम्टम्स जिस तरह मैंने आपको बताया ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। चेस्ट पेन जो है ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा है, और वो किसी भी हिस्से में जो मैनेजमेंट है, शरियाने जिस तरह तंग हो गई हैं कि जी अक्सर एक बड़ा ही कॉमन टर्म है कि जी वॉल बंद हो गए हैं, तो ये वॉल बंद होना या फिर वॉल बंद होना या फिर शरियाने तंग होना, क्या ये एक है या इसमें कुछ डिफरेंस है? और शरियानों की तंगी क्या ये स्टेंट डालकर, जो कि एक कहते हैं जी इतना मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं है, उससे मैनेज किया जा सकता है इसको? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जो लोग ज़्यादातर पूछ रहे होते हैं कि दिल का वॉल बंद है, उनका मकसद शरीयानों की ही तंगी होती है। जहाँ तक टेक्निकल चीज़ है, वॉल्स जो है दिल के इट्स जस्ट लाइक डोर्स बिटवीन द टू रूम्स। दिल के 4 खाने और उनके दरमियान जो डोर्स हैं उनकी तंगी को हम जो है वॉल्व की तंगी कहते हैं, और वो वॉल्स होते हैं जो इट्स जस्ट लाइक अ डोर। और यूजुअली ये यंगर एज ग्रुप में रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बच्चों में जो है दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज, और इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिल की शरीयानों की तंगी विच इज़ कॉल्ड एज इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़, जो कि दिल की शरीयानों में जो कि खून की सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं उसकी तंगी को जो है उसको हम कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, और ये वॉल्व्स की तंगी से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट मैनेजमेंट भी और बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां, क्योंकि हम तो यही समझते थे कि भाई वॉल बंद है या शरीयान चले। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता दी। यूजुअली लोग जो है वॉल बंद होने को शरीयानों की तंगी से ही एट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अ ले मैन ऑब्वियसली उनको डिफिकल्ट है इसकी। अच्छा, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, या दिल घबरा रहा हो और चेस्ट में पेन है या हाथ में वो पेन जा रही है, एक तो अलामात थोड़ी सी ब्रीफली बता दें। क्या उसको उस टाइम ठीक है हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, अस्पताल लेके जाएंगे, उससे पहले घर पे फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? अब्दुल्ला, जिस तरह आपने पहली बात पूछी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंशिएट करना है कि हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है, और फिर दूसरी बात एंजाइना और हार्ट अटैक। एंजाइना जब मैंने आपको बताया वो यूजुअली इट्स ऑन एक्सर्शन आफ्टर स्पेशली आफ्टर हैवी मील्स लेस देन 5 मिनट्स, और वो आप एक्सर्शन कल्मिनेट करें, आप मतलब लेट से सीढ़ियाँ चढ़े, आप रुकेंगे विद इन सेकंड्स खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर आप नॉन केसेस हैं, केस ऑफ हार्ट डिजीज़ है, तो आप ज़ुबान के नीचे गोली रख सकते हैं। जहाँ तक हार्ट अटैक का ताल्लुक है, इसका यूजुअली कोई एक्सर्शन से कोई ताल्लुक नहीं। जो हार्ट अटैक है वो बैठे हुए भी हो सकता है, वो लेटे हुए भी हो सकता है, सोए हुए भी हो सकता है, और स्पेशली वो हाई रिस्क पॉपुलेशन जिसमें कि रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिजीज़ के बहुत हैं, लेट्स से मेल्स अबव 45 और 50, जो स्मोकर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ऑब्वियसली ये लोग हाई अलर्ट में ही हमेशा रहें। और अगर इसमें कोई भी ऐसी दर्द जो कि छाती में और लेफ़्ट आर्म में स्पेशली अगर रहे और ज़्यादा शदीद हो, आधे घंटे से ज़्यादा हो, तो फिर ऑब्वियसली, और उसके साथ स्वेटिंग हो रही हो, मे भी सांस फूल रहा हो, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक। तो उसमें सबसे पहले तो आपको टाइम इज़ द एसेंस। जितनी जल्दी आप नियरेस्ट इमरजेंसी में पहुंच जाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उससे मोर्टेलिटी या जो भी प्रॉब्लम जो है उससे आप बच सकते हैं। मगर फॉर अ हाई रिस्क पॉपुलेशन
ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने बताया कि जिसमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं, घर में अगर सिर्फ एक सॉल्युबल डिस्प्रिन, ये जो तलवार मार का जिसको हम कहते हैं पन्नी वाली जो डिस्प्रिन है, अगर आप सिर्फ एज अ फर्स्ट स्टेप जो है घर में सिर्फ एक डिस्प्रिन की गोली आपने पानी में या घोल के या जो है उसको चुबा के ले ले, आई थिंक दैट्स द बेस्ट फर्स्ट एड यू कैन गेट। और उसके बाद आपने वेट नहीं करना, इमीडिएटली यू हैव टू रीच टू द इमरजेंसी या 112 या जो भी कोई आपके इमरजेंसी सर्विसेज है उनको आप कांटेक्ट करें। हाउ डज दिस टैबलेट हेल्प्स, क्योंकि खून पतला क्या होता है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समझा दें, वैसे ही तजस्सुस हो रहा है इसको। दरअसल आपको मैं एक बात बता दूं कि ये खून जो है इसका लोथड़ा सा बन जाता है, या आप क्लॉट आप कह लें कि दिल के शरीर में बन जाता है, तो उसके अंदर जो है एस्प्रिन, इसको हम पुअर मैन स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं। एक ज़माना था, आजकल हम हार्ट अटैक में स्टेंट डाल देते हैं जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और उससे पहले बहुत से पाकिस्तान के बहुत से सेंटर्स में अभी तक खून पतला करने वाला टीका लगाया जाता है जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर हार्ट अटैक। तो इसको पुअर मैन स्ट्रेप्टोकाइनेस कहा जाता है। ये 30 to 40% केसेस में रैपिडली जुबान के जरिए अगर आप देते हैं तो मुंह के जरिए एब्जॉर्ब होकर 30 to 40% केसेस में क्लॉट को साथ ही घोलने का अमल विद इन मिनट स्टार्ट कर देती है। सो दैट्स द बेस्ट फर्स्ट एड while at home। एक्सीलेंट टिप डॉक्टर साहब, बहुत ही आप बहुत ही आप लोगों का ख्याल होता है कि जुबान के नीचे जी वो लोग कहते हैं कि जिस जुबान के नीचे गोली रख दें फौरन ठीक हो जाएगा, वो भी रखी जा सकती है, बट फॉर इफ यू हैव सिम्टम्स ग्रेटर देन हाफ एन आवर और इस तरह, तो फिर फौरी तौर पर डिस्प्रिन की गोली जो है सॉल्युबल, एक्चुअली कोटेड एस्प्रिन भी बहुत सी अवेलेबल है मार्केट में, नॉट द कोटेड, इट शुड बी द सॉल्युबल एस्प्रिन जो कि आपको सिल्वर कोटिंग में मिल जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन। भाई आपको सॉल्युबल, आपने डिस्प्रिन जो है वो एस्प्रिन जो है उसकी गोली ले रही है। अगर दिल में आपको दर्द है, आधे घंटे से ज़्यादा ये दर्द है, दिस इज़ द फर्स्ट एड दैट यू कैन गिव समबडी हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट अटैक, मुबैना तौर पर हार्ट अटैक एट होम, और उसके बाद फ़ौरन रश टू द हॉस्पिटल, फ़ौरन रश टू द हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें टाइम इज़ एसेंस। जितनी जल्दी आप इमरजेंसी में पहुँचेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हों। वसीम खान साहब के इस्तीफ़े पर बात करेंगे, और वैसे जितनी भी दफ़ा हमारी उनसे बात हुई है, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड एवरीथिंग। सो व्हाट मेड हिम रिज़ाइन, और वो जो स्क्वाड में तब्दीलियाँ आने के लिए सर जोड़ा जा रहा है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको चांस नहीं मिला, जिसको अब प्रॉब्ली मिल सकता है, ये हम जानते हैं। सिकंदर बख्त इज़ विद अस। सिकंदर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सिकंदर, बताइएगा, वैसे चमगोइयाँ तो थी कि वसीम खान साहब वुड रिज़ाइन सूनर और लेटर, बट ही डिड एक्चुअली रिज़ाइन। क्या आपको बैक स्टोरी कुछ है, क्या वजूहात बनी? देखिए, मुझे तो इतनी नहीं पता, अभी भी मुझे पता चला। अभी आज हमारा जो 1 बजे शो है उसमें सारे हमारे रिपोर्टर्स होंगे तो वो सारी स्टोरियाँ निकाल के लाते हैं। जो 2-3 मुझे फैक्टर्स नजर आए, वैसे तो बहुत अच्छे आदमी है। मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई जब वो स्टूडियो आए थे। वो वेरी नाइस पर्सन, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी तरह बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। मगर जो मुझे लगा है कि जब एहसान मानी साहब आए थे, उन्होंने अपनी सारी पावर्स जो हैं वसीम साहब को दी हुई थी ताकि वो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर सकें। मगर ये कि अब नए चेयरमैन आए रमीज़, तो रमीज़ चाहेंगे कि उनकी अपनी टीम आए, अपनी पावर हो और अपने लोग हो, तो हो सकता है सबसे बड़ी वजह यही बनी हो उनकी। और अभी हमने जो सुना है कि बात यही हो रही है कि उनके जो पावर्स कम किए गए उसके ऊपर उनको एतराज़ था। देखिए, मैं वैसे ही जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वसीम खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आदमी अच्छे होना और जो उनकी क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं, उस पर भी आपको लग रहा था ही वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? ना, बिल्कुल नहीं जा रहे थे। उसकी बेसिक वजह यह है कि देखें, जो हमारे प्रोग्राम में आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो विजन है जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आप चेंज करें, वो आपका या इस्लामाबाद का है? उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद का है। तो देखें, उन्हें एक विजन दिया गया था, ठीक है, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, वो उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं कर सके। अब आप उन्होंने सिर्फ सिवाय इसके कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ठक करके बंद किया और रीजन बनाए, उन्होंने शुरू कर दी। मगर क्लब क्रिकेट होती है, सिटी क्रिकेट होती है, स्कूल क्रिकेट होती है, ये सारी एक प्रोसेस चलता है जो नीचे से चलता है, ग्रास रूट से ऊपर की तरफ लेके जाता है। आपने ऊपर वाली चीज़ तो सही कर दी, नीचे जो उनके जो पिलर्स हैं उनको तो आपने संभाल नहीं सके। 3 साल हो गए इनको आए हुए, जब से वो ये लोग आए हुए हैं, ये नया क्रिकेट बोर्ड आया है, उन्होंने किसी ने इस पे तवज्जो दे रहे थे, पेपर वर्क हो रहा है, बातों पे बातें हो रही है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि किसी सिस्टम को एकदम से खत्म करने से पहले आप उसके पैरेलल उसके साथ एक सिस्टम क्रिएट करें जो आपका आइडिया होता है, उसको क्रिएट करके उसको। अच्छा, वैसे सारे एक्सपेरिमेंट कह लें या सारी तब्दीलियाँ बिल्कुल ही
सर पर है वर्ल्ड कप, उससे पहले ही सारा कुछ हो रहा है। अब बताइएगा ये जो टूर्नामेंट चल रहा है इस पे सारे ही प्लेयर्स तकरीबन मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है हमारा स्क्वाड क्या इसमें तब्दीली हो सकती है? देखो अब्दुल्ला, अभी तक 3 मैच हुए हैं। हम उस दिन बैठ के एनालाइज कर रहे थे कि अभी तक किसी ने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी जिसको देखकर मुझे खुशी हो, सिवाय रिजवान को, बाबर को निकाल दें, शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें, ये लोग तो टॉप प्लेयर्स हैं, हसन को निकाल दें, ये लोगों ने तो खेलना ही खेलना है, ये हमारे पिलर्स हैं। मगर उनको जो सपोर्टिंग एक्ट करते हैं जिनके साथ, उनमें से ना उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को तीर चलाया किसी ने, ना किसी बॉलर ने तीर चलाया, ना स्पिनर्स ने चलाया, तो सारे मतलब एक जैसे चल रहे हैं। मगर हमें अभी इंतजार करना चाहिए। 10 मैच हैं, 3 मैच हुए हैं, अभी तो बहुत मैचेस बाकी हैं, हो सकता है लड़कों की फॉर्म लग जाए। तो अभी ये कहना कि कौन जाएगा तो मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। जिन्होंने रन्स किए हैं, खुर्रम मंजूर है, फरहान शाहजादा, उनका तो नाम ही नहीं है दूर दूर तक, तो उनको तो लेंगे भी नहीं, आई डोंट नो, यू नेवर नो। मगर उसके अलावा कोई नए बच्चे या जो उनके जो हमारे प्रोस्पेक्ट है जिनके पर हमारी निगाहें थी, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया। जाहिद महमूद आउट कर रहा है, वो 2-2 आउट कर रहा है, एक जगह उस्मान कादिर ने 4 आउट कर दिए, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। नवाज वैसे ही ठीक है, ऐसी ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस है, आपके इमाद की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, आजम ने कुछ नहीं किया, खुशदिल ने कुछ नहीं किया। कोई इतनी कोई जबरदस्त फ्लाइंग कलर्स वाली परफॉर्मेंस किसी की है नहीं कि किसी को कहा जाए कि जनाब फौरन इसको ले लिया जाए। हाँ, धानी इज बॉलिंग वेल, जो है शाहनवाज धानी इज बॉलिंग वेल। सिकंदर, थैंक यू, टाइम कम है, प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो that's the most short and sweet review that we could give you. सुबह सुबह इस क्रिकेट से मुताल्लिक और इसमें होने वाली तब्दीलियों से मुताल्लिक वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एक्चुअली। और स्टोरी हमारे पास ये है कि तालिबान ने हेलमंद में दाढ़ी मुंडवाने और मुख्तलिफ सूबों में ख़वातीन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदियों से मुताल्लिक इत्तलात की तरदीद कर दी है। सोशल मीडिया पर भी तालिबान का एक मुबैना ख़त गर्दिश कर रहा है जिसमें हजामों को किसी भी शख्स की दाढ़ी मुंडने से खबरदार किया गया है। एक गैर मुल्की एजेंसी ने भी ऐसा दावा किया है, मगर तालिबान ने ऐसी इत्तलात की सख्ती से तरदीद की है। वज़ारत सक़ाफ़त और इत्तलात के अहदेदारों ने हालिया खबरों के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, शुक्रिया। ताहिर साहब, अफगानिस्तान से मुख्तलिफ नौयत की इत्तलात हैं, जैसे कि हेलमंद में दाढ़ी मुंडवाने पर पाबंदी या मुख्तलिफ जगहों पर ख़वातीन को काम ना करने देना, यूनिवर्सिटी में ख़वातीन से मुताल्लिक तालिबान हुकूमत इसकी एक्सप्लेनेशन तो दे रही है, लेकिन एक इमेज भी साथ साथ बन रहा है कि जो तालिबान ने वादे किए थे प्रॉब्ली उस पर मेनो अमल नहीं किया जा रहा। क्या आप समझते हैं ये मगरिब का प्रोपेगेंडा है या फिर यहाँ सर्टनली कुछ हैं ऐसे अनासिर जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? वहाँ पे तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, अभी तक ख़वातीन के हवाले से इनकी पॉलिसी नहीं बनी। तो जो हुकूमती इदारे हैं उसमें ख़वातीन नहीं जा रही है। ख़वातीन से कहा गया है कि वो घरों में बैठें और उनको वहाँ तनख्वाह मिलेगी। जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटियाँ हैं हुकूमत की, उसमें भी अभी तक लड़कियों को और ख़वातीन को जाने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं खोली है। जब मैं काबुल में था तो उनके जो आला तालीम के वज़ीर हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने जो एक बताया था कि जो तजावीज़ उनके जहन में है कि किस तरीके से ख़वातीन की जो क्लासेस होंगी, तो उसमें जो मुख्तलिफ तजावीज़ थी कि एक क्लास में दरमियान में वो हो सकता है कोई पर्दा हो सकता है, ये तजवीज़ थी। फिर ये कि क्लासेस सुबह ख़वातीन की और आफ्टरनून में मर्दों की, और इसी तरह अलग अलग बिल्डिंग। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं हुआ, इसलिए तालीमी इदारे लड़कों के तो खुल गए हैं और लड़कियों की नहीं खुले, एक बात। फिर जो हुकूमती इदारों में मा सिवाय सेहत के, उसमें ख़वातीन जो मुलाजिमीन हैं उनको अभी तक काम की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा वो एक तशवीश जो पहले से थी, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान भी मुतालबा करता है, दुनिया भी करता है कि ख़वातीन पे ये जो मौजूदा पॉलिसी है इनको तब्दील किया जाए। क्योंकि माजी में जो तालिबान की 96 से 2001 तक हुकूमत थी, अक्टूबर तक, तो उसमें भी ख़वातीन की सूरत हाल थी। मेरे ख्याल में अगर तालिबान दुनिया से रिकग्निशन चाहती है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम करे, तो ये वाला भी एक जो बुनियादी मुतालबात है ये भी उसी में से दुनिया का। बहुत शुक्रिया। सो अगर सेग्रीगेशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो अभी प्रॉब्ली उसका इंतज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए लड़कियां नहीं आ रही हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड एक्चुअली सूरत हाल क्या है, ये बहुत सी खबरें जो गर्दिश कर रही हैं इनमें कितनी सदाकत है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कसीम सईद वुड बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम काबुल इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। सो उनसे ज़रा तफसील से हम बात करेंगे और जानेंगे हक़ाइक़।
सबसे पहले ज़रा कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में तूफ़ानी बारिशें जो हैं वो होने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात तो ये कह रहा है, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं कि इतनी भी कोई तूफ़ानी ना हो कि तूफ़ानी आ जाए। कराची और सिंध के दीगर अजला में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें होने का सिलसिला जो है 2 अक्टूबर तक जारी रहने का कहा जा रहा है। बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई के साथ महकमा मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी है। पीर को कराची में माइक्रो क्लाउड बर्स्ट के बाद शहर की सूरत हाल से इंतजामी मामलात का अंदाज़ा हो चुका है। वार्निंग्स जारी करने के साथ शहरी इंतज़ामिया ख़ुद ज़रा अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं और शहरियों को भी वैसे एहतियात करनी चाहिए। प्लीज़ ज़रा बिजली के खंभों वगैरह से दूर रहें और जो घर की घंटियाँ होती है बारिश में या अगर गीली हुई भी हो तो प्लीज़ उसको बजाने से गुरेज करें और जहाँ तारें लटक रही हों उस सड़क को, उस गली को अवॉइड करें। सो यू हैव टू बी विजिलेंट योर सेल्फ एज़ वेल। और अपने घर की छत वाले पर नाले शरनाले जो हैं वो तो आई एम श्योर आपने साफ़ कर ही लिए होंगे। ज़रा डेंगू का फैलाव भी रोकने के लिए इंतज़ाम करें, क्योंकि बारिश हो रही है तो साफ़ पानी खड़ा हो रहा है और साफ़ पानी जो खड़ा हो रहा है डेंगू मच्छर की अफजाइश की नर्सरी का काम करता है। ये उसके लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है कि वो लार्वा पल सके, बढ़ सके और डेंगू मच्छर बन सके। सो एवरीबडी स्टे विजिलेंट और होपफुली जो हमारे इंतज़ामिया और हमारे हुकूमती इदारे हैं ये भी विजिलेंट होंगे, क्योंकि बारिश का इम्कान जो है ठीक ठाक बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध होंगे हमारे साथ, उनसे ज़रा तैयारी पूछेंगे। ही इज़ गोना बी विद अस इन अ व्हाइल। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम इससे पहले तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सी खबरें हैं जो मगरबी मीडिया पर्टिकुलरली रिपोर्ट करता है, फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी तरतीब की जाती है। फिर एक तासुर ये भी है कि ऊपर क़यादत कुछ और फ़ैसला करती है, लेकिन नीचे जो तालिब है वो या तो क़यादत के कहने सुनने में नहीं है या उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं या उन तक वो मैसेज पहुँच नहीं रहा, जिसकी वजह से कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग ख़बरें आ जाती हैं सामने जिससे दुनिया को तशवीश होती है और अफ़गानिस्तान के लिए आगे दुनिया के लिए काबिल कबूल होने में एक चैलेंज बन सकती हैं ये तमाम चीज़ें। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कसीम सईद वही मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। कसीम, थैंक यू, आई होप यू वेल एंड सेफ। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी आप एग्जैक्टली कहाँ हैं और अब तो काफ़ी हफ्ते हो गए हैं तालिबान को इक़्तिदार संभाले हुए, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते हो गए हैं। अभी आप अतराफ़ में क्या देखते हैं? ज़िंदगी मामूल पर आ गई है, कारोबार ज़िंदगी चल पड़ा है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है या देयर आर इशूज़? अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से इस वक्त टीम जियो रिपोर्टिंग कर रही है और यहाँ पर तालिबान को इक़्तिदार हासिल किए 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है। अगर हम 3 अहम हिस्सों में इस पूरी पेशरफ्त को डिवाइड करें जिसमें चैलेंजेस भी शामिल हैं, तो सबसे पहले मसला आता है अमन अमान का। काबुल जैसे शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल थी वो कराची से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन अब नाक़दीन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो अमन अमान है वो बेहतर हुआ है। माजी में आप तोरखम से काबुल तक भी अगर आएँ तो शाम के बाद सफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आप बैरूनी ख़तरे की बात करें या सूबा कुन्नड़ और नंगरहार की बात करें तो वहाँ पर दाइश का ख़तरा अभी भी मौजूद है। एंड दाइश एंड तालिबान बोथ आर एट द लोगर हेड्स और दाइश को एलिमिनेट करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन से तालिबान इस वक्त भी जो है वो कार्रवाइयाँ यकीनन ज़रूर कर रहे हैं। अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसके बजट का ज़्यादातर हिस्सा बैरूनी इमदाद पर मुश्तमिल था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक जो 2020 की रिपोर्ट है इसमें तकरीबन निस्फ आबादी इस मुल्क की ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है। तो ये मसाइल पहले से ही चल रहे थे लेकिन अब मज़ीद अबतर हुए हैं। प्रॉपर्टी रेट्स बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें ऊपर बढ़ रही हैं। हमने देखा यहाँ पर लोग अपने घरों का सामान बेचने पर भी मजबूर हो गए हैं। तो इकॉनमी जो है वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ के लिए लोगों के लिए जो है वो इस वक्त भी बना हुआ है और जो तालिबान क़यादत है वो भी सर जोड़ के बैठी है कि किस तरह इसको हल किया जाए। तीसरा जो सबसे अहम चैलेंज है वो है सिफारती महाज पर कामयाबी। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि खत्ते के ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकातें तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे हो रही हैं, लेकिन यूँ लगता है जैसे कोई भी तस्लीम करके बारिश का पहला क़तरा नहीं बनना चाहता।
आई वंडर देयर आर चैलेंजेस एंड सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक चैलेंज है। आगे मौसम की सख्ती भी होगी, ये जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ से ढक जाएंगे एंड पीपल माइट स्टार्व टू डेथ। ये सूरत हाल भी हो सकती है, इसके खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। होपफुली दुनिया कुछ मदद करे और आगे आए। कसीम, बहुत सी इत्तलात वैसे तो आ रही हैं, जैसे कि काबुल यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी, फिर उसकी ऑल्दो एक्सप्लेनेशन भी एक सामने आई, फिर इसी नौयत की और भी ख़बरें हैं पर्टिकुलरली ख़वातीन से मुताल्लिक। तालिबान ने कहा था जी वी आर गोना बी डिफरेंट दिस टाइम। उमूमी रवैया क्या नज़र आ रहा है इस बार आपको ख़वातीन से मुताल्लिक और ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक, ख़वातीन की एजुकेशन, नौकरियों से मुताल्लिक कुछ फ़र्क है या ऊपर कुछ और फैसले हो जाते हैं, नीचे उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती? व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी? जहाँ तक काबुल यूनिवर्सिटी से मुतालिक बैन-अ-क़वामी नशियाती इदारे की खबर का ताल्लुक है, तो उसमें जिस ट्वीट को बुनियाद बनाया गया था उससे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कल इज़हार लाताल्लुक़ी कर चुकी है। ख़ुद तालिबान की जो वज़ारत नशियात है उसका यह कहना है कि जो चांसलर यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अशरफ गैरत, उनका किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं है। जहाँ तक काबुल यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल की बात है तो अभी फ़िलहाल मुअत्तल है। जब टेक ओवर हुआ तो सेमेस्टर चल रहा था, लेकिन उसके बाद से तदरीसी अमल रुक गया। हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी हम ये अमल शुरू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब कभी इसको शुरू किया जाएगा तो ख़वातीन के लिए कुछ पैरामीटर ज़रूर मुकर्रर किए जाएंगे। सबसे पहले फैसला हुआ था कि क्लास के अंदर ही पार्टीशन किया जाएगा, एक जानिब गर्ल्स एक जानिब बॉयज़ बैठेंगे और फिर तदरीसी अमल होगा। ख़वातीन हिजाब में भी आएंगी, लेकिन हिजाब की वो कौन सी किस्म होगी इस बारे में फ़ैसला होना अभी बाकी था। या वो बुरका होगा या नकाब होगा। हाई हील्स पर भी पाबंदी का एक मशवरा दिया गया था। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब 2 शिफ्टों में जब कभी तदरीसी अमल शुरू होगा उसको शुरू करने का फैसला किया गया है। डबल शिफ्ट में यूनिवर्सिटी चलाने के लिए आपको दुगने रिसोर्सेज चाहिए, इंसानी वसाइल भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इतनी यहाँ पर है नहीं। तो इस हवाले से अभी भी ये मसला जो है वो बना हुआ है तालिबान हुकूमत के लिए सरदर्द। जहाँ तक ख़वातीन के दाखिले की बात है तो मैंने ख़ुद प्रोफेसर से और स्टूडेंट से चेक किया, वसूख के साथ जो ख़वातीन स्टाफ है वो आ रहा है। जिन ख़वातीन तालिबात के मोनोग्राफ चल रहे थे, थीसिस चल रहे थे, वो भी यूनिवर्सिटी आके प्रोफेसर से जो है वो गाइडलाइन ले रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये मसला जो है इसको तय होना मुकम्मल तौर पर बाकी है। सो अब एक सिस्टम बनना बाकी है, सिस्टम डिवाइस होना बाकी है। बहुत सी तजावीज़ थी जो जिन लड़कियों के थीसिस वगैरह चल रहे हैं वो आ रही हैं और ख़वातीन का स्टाफ भी आ रहा है। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी जो कि कसीम हमें अपडेट कर रहे थे। थैंक यू कसीम फॉर बीइंग विद अस और टेक केयर यू एंड योर टीम मेंबर्स एज वेल, आवर टीम मेंबर्स एज वेल। अच्छा जी, अभी हम कराची की ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने तो ज़रा प्लाकार्ड्स उठाए हुए हैं वार्निंग के और कह रहे हैं कि जनाब बहुत ही कोई तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। उसकी तैयारी क्या है? वज़ीर बल्दियात से नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो महकमा मौसमियात ने आई एम श्योर आपको भी वार्न कर दिया है, बता दिया है कि भाई तैयार हो जाएं कराची वाले। कराची वालों ने तो क्या ही तैयारी करनी है, असल में तो इंतज़ामिया ने तैयारी करनी है। सो व्हाट्स द प्रिपरेशन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, हमने जो पूरा उसका एक मैकेनिज्म या जो हम कर सकते हैं वो हमने किया है। जितने नाले हैं बड़े, जो 44 हैं KMC के, जिनमें से 3 फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और बाकी 41 जो हैं वो हमने कर दी हैं साफ। और इसी के साथ साथ पहली दफ़ा DMCs के कोई 500 के करीब जो नाले हैं वो भी हमने साफ किए हैं और फिर सबको अलर्ट रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब कुछ बारिशें हुई तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट थे, DMC हो, KMC है, KDA है और सॉलिड वेस्ट का है, सब लोग ऑन ग्राउंड थे, वाटर बोर्ड वाले भी। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। और जो हमारे बस में है हम रोडों पे होंगे, सब कुछ करेंगे। जो इंसानी बस में है वो इंशाल्लाह नहीं, इंसानी बस में आपके बस में होना चाहिए सर। वैसे तो आप नालों की सफाई की बात कर रहे थे। हमारे पास जो भी मेहमान आता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कोई वफाकी वज़रा हो, कोई लोकल लीडरशिप है, वो कराची के नालों की सफाई जो वफाक ने कराई है उसका ज़रूर तस्करा करते हैं। ऑलमोस्ट 35 अरब रुपए कोट करते हैं कि जनाब वो अरबों रुपए से तो हमने कराची के नाले साफ़ करा के दिए। तो आपने भी साफ़ कराए हैं। होपफुली जब सभी ने साफ़ करा दिए तो वाकई पानी उस तरह से ना खड़ा हो कराची की सड़कों पर। एक तो ये बात। दूसरा ये बताइएगा कि अभी हमने एक ट्रेलर ही देखा था और उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है। सदर में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, काफ़ी वहाँ परेशानी हुई। सो इस मरतबा कोई स्पेशल तैयारी है ताकि ट्रैफिक भी चलती रहे और सड़कों पर पानी भी खड़ा ना हो? देखें, एक बात तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो 3 नाले जो उन्होंने सब साफ करवाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूँ कि वो जो हमारे पास बकाया 41 नाले हैं उनमें इन 3 नालों जितने 12 नाले और भी हैं
तो कराची के लिए 3 नालों की बात करके और जो एहसान जताते हैं हम चलें उसको मान लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपकी तवज्जो से सबको ब्रीफ करना चाह रहा था कि 41 मजीद नाले हैं, जिसमें से 10 से 12 नाले वो हैं जो इन्हीं 3 नालों जितने बड़े हैं जिनको हमने क्लियर किया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी आपने बताया जो बस्ट हुआ जिसकी वजह से हुआ, एक चीज़ कि पहले जब इस तरह की सूरत हाल में इतना भी पानी आता था जैसे जो सदर वाला हुआ, तो वहाँ 1-2 दिन सारा कुछ पैरालाइज हो जाता था, लेकिन अब कुछ घंटों में बेहतर हो गया, रवा दमा हो गई ट्रैफिक इसी तरह पूरे कराची में। एक इशू हमें अभी तक है, वो है जो नागन चौरंगी और उसके करीब जवार में जो ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से थोड़े से इश्यूज हैं। और फिर मैं एक और बात भी आपसे कहूँ जिसके लिए मैं तो अपील ही करूँगा सबसे कि कुछ लोग शरारतें भी करते हैं। आपको याद होगा जो ये 2 दिन पहले वाली जो बारिश थी उसमें शारा फैसल पे टीपू सुल्तान जहाँ पे रोड लगता है वहाँ पे एकदम पानी खड़ा हो गया। बाद में देखा तो वहाँ पे डाले गए थे चीजें जिसकी वजह से उसकी रवानी में इशू हुआ। तो मैं सिर्फ उनसे गुजारिश अच्छा, और ये बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, अब का नहीं, ये MQM वाले ज़माने से मामला है कि जनाब सीमेंट की बोरियां डाल दी, ये एक्चुअली अब भी होता है? देखें ये हकीकत है, आपके तो जो नुमाइंदे हैं पूरा आपका तो बड़ा नेटवर्क है माशाल्लाह, और वो खुद इसको रिकॉर्ड भी करते हैं वहाँ पे। पता है सर, अगर आप सेफ सिटी कैमरे लगाए ना और उस पे सब कुछ मॉनिटर हो रहा हो तो मेरा ख्याल है ये शरारतें कम हो जाए, लेकिन वो भी पता नहीं कब लगेंगे। देखें वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े अरसे से हमारी स्कीम है, लेकिन उस पे बहुत 2 दफ़ा स्टे हो चुका है। अब जाके NRTC के थ्रू हम लोग लगा रहे हैं और जितनी इसमें हर्डल थी वो ख़त्म की। चले होपफुली वो लग जाएंगे, और जब लग जाएंगे तो आपको स्टूडियो आना पड़ेगा शाहज़ा, फिर हम उसको तो हम सेलिब्रेट करेंगे कि सेफ सिटी कैमरे लग गए। लेकिन एक और बात जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा कि जनाब ये इतने सालों का बिगाड़े एकदम से ठीक नहीं होगा, और ज़ाहिर है कराची की पॉलिटिकल ओनरशिप का भी मसला था और सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा मसला जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुलेमान सादत एंड एवरीबडी कीप्स रिपोर्टिंग अस कि भाई यहाँ बरसाती नालों का जो सिस्टम था ना उसमें सीवेज का पानी दाखिल हो गया है, तो उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान है आपके पास? क्योंकि ये तो पूरा उखाड़ के दोबारा बनाने वाली बात होगी। बिल्कुल उसके लिए प्लानिंग है, लेकिन इस वक्त तो हम इन्हीं को बेहतर कर रहे हैं ताकि इसको कैटर किया जा सके जो बारिशें हैं, लेकिन वो हमने प्लान बनाया है। 1-2 जगह पे हमने वो शुरू भी किए हैं, लेकिन उनको मजीद बेहतर करना है। ठीक है, होपफुली वो कुछ बेहतर हो जाएगा। 1-2 जगह पे जो शुरू किए हैं उसकी मज़ीद तफसील हम आपसे आने वाले शोज़ में लेंगे। और सर हमने नहर ख़याम पे भी आपसे बात करनी है, नॉट टुडे लेटर। बहुत शुक्रिया, अभी आपने बताया जनाब इक़दाम किए हुए हैं, बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि जनाब वफाक जो 3 नालों की सफाई का एहसान जताते रहते हैं, तो चले हम वो एहसान मान लेते हैं। तो वो एहसान इन्होंने मान लिया है, लेट्स मूव ऑन। होपफुली जो इतनी सभी ने मिल के सफाई कर दी है तो वाकई पानी खड़ा ना और सूरत हाल ज़रा बेहतर रहे एज कम्पेयर टू पास्ट। इमामुल हक साहब से मुताल्लिक तो हमने आपको बताया था, उनके लिए नेक तमन्नाएं दुआओं का इजहार सभी की तरफ से उन्हें पूछा जा रहा है। क्रॉस द बॉर्डर भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स उनकी सेहत से मुताल्लिक फ़िक्रमंद है, लेकिन दुनियाई क्रिकेट में प्रोफेसर के नाम से मशहूर हमारे स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ वो भी बीमार है जनाब। इससे पहले उन्हें फूड पॉइजनिंग थी, आई वंडर वो इनिशियल साइन ऑफ डेंगी था, अब वो डेंगी का शिकार हो गए हैं। लाहौर में बड़ी रैम्पेंटली डेंगी फैल रहा है। I wonder if the Intizamiya is taking sufficient actions, because a few of my friends are infected with dengue these days as well. उनके platelets खासे कम आए थे और करीबी ज़राए का उनका कहना है कि अब he is getting better, पर डेंगी बड़ी खौफनाक बीमारी है भैया, आपको बिल्कुल नहीं निचोड़ कर रख देती है, लेकिन बीमारी तो खैर कोई भी अच्छी नहीं होती। हम दोबारा से हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे आपको पता है आज मनाया जा रहा है, और ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इससे महफूज रहे हैं। चंद दिहाइयों पहले ये बीमारी शायद यंगस्टर्स या बच्चों में इतनी आम नहीं थी, अब 15 साल की उम्र के बच्चे भी इसकी जद में आ रहे हैं। और जब से ये लाइफस्टाइल तब्दील हुआ है ना, हर वक्त बच्चे गेमिंग, मोबाइल फ़ोन, टीवी और इनमें पड़े रहते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन क्लासें भी आ गई हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, ओवरऑल फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। डॉक्टर एहसन मेमन हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, ही इज़ एसोसिएटेड विद द तब्बा इंस्टीट्यूट, और डॉक्टर शाहकार अहमद शाह साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे। सो पेशावर सबसे पहले चलते हैं। डॉक्टर शाहकार, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
डॉक्टर शवाकार, ये अमराज़ कल्ब, ये टेरेन वाइज भी इसकी परसेंटेज ज़्यादा या कम है पाकिस्तान में, या फिर अक्रॉस द कंट्री एक ही जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं? अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। और आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है, तो उसकी मुनासिबत से आपसे ज़रा बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में तो अक्रॉस द बोर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान जो हार्ट डिजीज़ हैं वो बड़ी कॉमन हो गई हैं। और एसेंशियली हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसे आपने अभी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा था, वो मेजर कंट्रीब्यूटर है इस हार्ट डिजीज़ के सिलसिले में। हमारे अब लोग ज़्यादातर टीवी के आगे या लैपटॉप्स के आगे या मोबाइल पे बैठे रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सिटीज़ में जो पहले हमारे पास ग्राउंड्स वगैरह होते थे स्पोर्ट्स के लिए, वो स्पेस भी श्रिंक कर रही है। तो उसकी वजह से बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी वेट में भी इजाफा हो रहा है। और जो ओबेसिटी है, जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उसके बाद कोविड की वजह से दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू हार्ट डिजीज़ इन पाकिस्तान। एक तो कोविड डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है हार्ट को, बट इसके अलावा बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग घरों में रह रहे थे, घरों से काम कर रहे थे, जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब लोगों में बहुत ज़्यादा वेट का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अलावा टेंशन बढ़ रही है, टेंशन की वजह से अगेन हार्ट डिजीज़, भाई हाइपरटेंशन का डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर है। लोग कहते हैं कि भाई टेंशन कम करें, एंजाइटी कम करें, ये कैसे कम हो सकती है? ये तो इसका तो कोई शायद किसी के पास इसका सोल्यूशन ना हो, क्योंकि टेंशन तो ज़िंदगी के साथ साथ है, महंगाई है, दीगर इशूज़ हैं आपके सामने ही है। डॉक्टर एहसन, आपकी तरफ आएंगे। सर, बड़ों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये जो बिल्कुल ही नौजवानों में हार्ट के इशूज़ आ रहे हैं, people as young as 30 years old or 20 years old or 25 years old, इसकी क्या वजह है? क्या ये जेनेटिकली है या पहले भी होता था और पता नहीं लगता था और अब शायद रिपोर्ट ज़्यादा होता है और अब अवेयरनेस ज़्यादा है? जी, आजकल जो है ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जो हार्ट इशू है। और इसकी बेसिक वजह जो है 2-3 है, जिसमें से एक सिगरेट स्मोकिंग है सबसे टॉप पे। सेकंड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है यंगस्टर्स की। और तीसरा, इसमें नो डाउट जेनेटिक रोल भी प्ले करता है। इसका जो मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, बेसिकली आपको रिस्क फैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक उन्होंने बताया, हाइपरटेंशन, शुगर, स्मोकिंग को फ़ौरन क्विट करने की ज़रूरत है सीरियसली। और फिज़िकल एक्टिविटी है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेशली जो आजकल हालात हैं जिसमें जिम्स बंद हैं या टाइमिंग शॉर्ट हो गए हैं कोविड की वजह से, पार्क्स बंद हैं, जो थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो बेसिकली इट्स टाइम टू रिहेबिलिटेट, दोबारा से रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है हर किसी को। और जिम्स, अगर जिम नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट जो रोज़मर्रा के काम है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ। चाहे वो ऑफिस में है तो ऑफिस में जो है वो 12 घंटे बैठ के ना गुजार दें, कोई 15-20 मिनट आप चल लें, फिर ले, ज़रा अपने आप को हरकत दें। डॉक्टर शाहकार, अगर अलामात की बात करें, व्हाट शुड बी द वार्निंग साइन? आपकी बॉडी आपको बताना शुरू कर देती है और आपको इंसान खुद अपनी बॉडी जितना खुद पता होता है इंसान को, इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। व्हाट आर द वार्निंग साइंस जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मुझे मौलिज के पास जाना चाहिए, या आई शुड बी कंसर्न कि मेरे दिल में प्रॉबेबली कोई मसला हो सकता है? देखें, एक तो आपके अगर रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ हो, आप डायबिटिक हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या यू हैव बीन अ स्मोकर, तो उसमें एक प्रिवेंशन के लिए आफ्टर द एज ऑफ 50 आई थिंक आप ईयरली कार्डियोलॉजिस्ट से या जनरल फिजिशियन से चेकअप करा लिया करें। इवन अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह ना हो, तकलीफ़ ना हो। अगर आपको चलने में सीने में या बोझ महसूस होता है, या सीने में दर्द शुरू हो जाता है, या आम में दर्द जा रहा है, या आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है एबनॉर्मली, तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और जो भी वो आपका एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह लिखेगा तो उससे हमें पता चल जाता है। बट आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 50 हर एक को साल में एक दफ़ा तो अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज ये तो वेयर एंड टेयर की बीमारी है, जैसे रगों में जंग लग जाता है, पाइपों में जंग लग जाता है।
तो ये एज के साथ ये हर एक को ये तकलीफ तकरीबन शुरू हो जाती है। तो एसेंशली यही अर्ली सिम्टम्स यही होते हैं। अच्छा डॉक्टर एहसन, क्विकली आपसे हम पूछना चाहेंगे, कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ऑल दोज हु आर हार्ट पेशेंट ऑलरेडी, मौसम एक्सट्रीम वेदर्स जो हैं क्या उनकी सेहत पर असरअंदाज होते हैं? एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी, उसमें भी कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है या इट इज़ नॉट कोरिलेटेड एट ऑल? डायरेक्टली नॉट कोरिलेटेड, बट बहुत गर्मी की वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है बॉडी के अंदर, जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो जो पहले से ही बीमार लोग हैं उनको हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इसमें अपनी ओरल इंटेक, सॉल्ट एंड वाटर की इंटेक जो है वो अच्छी रखें, जो हाइड्रेटेड रहें प्रॉपर, ये है। बाकी सर्दी में जो है वो कोई ऐसा बेजो कॉन्स्ट्रक्शन होती है, कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाकार अहमद शाह। डॉक्टर एहसन मेमन हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मुफीद बातें से गुज़श्ता घंटे में भी हमने की, हार्ट डिजीज़ से मुताल्लिक, दिल के अमराज से मुताल्लिक, इससे भी आपको होपफुली कुछ फ़ायदा हुआ हो। एक क्विक अपडेट इस्लामाबाद से, नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुताल्लिक मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। होपफुली जल्द अज जल्द ये केस अपने मंतक की अंजाम की तरफ पहुँचे। और जिस खबर से हमारे दिन का आगाज़ हुआ, मुख्तलिफ रिएक्शन सोशल मीडिया में भी सामने आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान के इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी है और क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर का ओहदा मुतारिफ कराने का प्लान है। बहुत सारी तब्दीलियाँ बहुत जल्दी प्रॉब्ली लाने की कोशिश की जा रही है, या हमें गलत लग रहा है? इसी पे सोहेल इमरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल, खबरें तो थी कि भाई ये चले जाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिल्कुल ये राउंड द वर्ल्ड कप चले जाएंगे, ये क्या हुआ? जी अब्दुल्ला, आपने रमीज राजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी और उसमें उन्होंने इंडिया भी दे दिया था, बल्कि ज़ाहिर तौर पर उन्होंने कह भी दिया था कि आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी और बड़ा अच्छा काम होगा। और ये बिल्कुल ये जो तब्दीलियाँ हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं। हमें लग तो यही रहा था कि वसीम खान और रमीज राजा की दोनों साथ नहीं चल सकेंगे और उनके ओहदा जो ख़त्म हो रहा है अगले बरस के अवाइल में, तो दोनों आराम से बाहमी फैसले से अपनी राहें जुदाई कर लेंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई कि गुज़श्ता रोज़ दोनों के दरमियान मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने फैसला किया वसीम खान ने कि वो रमीज राजा के साथ नहीं चल सकते क्योंकि उनको इख्तियारात के हवाले से कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे। अब जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है तो हमें जो ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि रमीज राजा इंटरेस्टेड हैं कि डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारफ़ कराया जाए और उस सिलसिले में आइनी पेचीदगियों का जायजा लिया जा रहा है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात होंगे वो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के ही पास रहेंगे और वो वन मैन शो चलाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर क्रिकेट का जो होता मुतारफ़ कराया जाएगा वो क्रिकेटिंग जो चीज़ें होंगी जो इंटरनेशनल और दूसरा जो डोमेस्टिक होंगी वो वाली चीज़ें देखेंगे और जो दूसरे क्रिकेटिंग अमूर देखेंगे वो उनके पास रहेंगे। लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पावर्स थी, वो चीफ जो चेयरमैन के पास ही जाएंगी। लेकिन इस हवाले से तमाम तर कानूनी और आइनी पेचीदगियों का जायजा लिया जा रहा है। जी, कोई वैसे नाम है जो ऑलरेडी डिस्कशन में हो कि जनाब वो डायरेक्टर किसको बनाना है? नाम तो बेशुमार फील्ड में इसमें घूम रहे हैं क्रिकेट के हलकों में, लेकिन कोई उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आकिब जावेद आएंगे या राशिद लतीफ़ को लिया जा सकता है या किसी और 90 की दहाई के क्रिकेटर को लिया जा सकता है। लेकिन हमें जो लग यही रहा है कि इस ओहदे के ऊपर भी एक क्रिकेटर को लाया जाएगा क्योंकि रमीज राजा अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि उन्होंने साबित करना है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कामयाब नहीं होते, क्रिकेटर भी जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड को रन कर सकते हैं और वो रन करके दिखाएंगे। जी चलें, लुक फॉरवर्ड। वैसे बहुत सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। जो स्क्वाड में तब्दीली की इत्तलात थी, अभी हम सिकंदर से भी बात करें तो कह रहे थे ऐसी किसने ऐसी परफॉर्मेंस देती है जिसको हम शामिल कर लें। सो चेयरमैन ने भी खिलाड़ियों से वो जो पता नहीं खुफिया थी या ओपन मुलाकात थी क्या था वो भी हो रहा है सारा कुछ, तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है खिचड़ी पक रही है। जितना अभी वक्त कितना रह गया है और उससे पहले इस तरह की चीजें आना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होना और क्रिकेट टीम के हवाले से तब्दीलियां होना, और उससे खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा तो नहीं हम कह सकते कि हुआ होगा, बल्कि उनका एतमाद जो है वो बिखरा ही होगा। और अब उनके ऊपर ज्यादा दबाव है कि जो 2 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा मैचेस शुरू हो रहे हैं और फिर दूसरा मरहला जो है वो लाहौर में खेला जाएगा 6 अक्टूबर से, कि उसमें उनको परफॉर्म करना है। आप जितना मर्जी उनके दिमाग से ये चीज निकाल दें कि तब्दीलियां नहीं होंगी, वो खुलकर खेलें, लेकिन
लेकिन जो ज़राए इस बात की तस्दीक यही करते हैं कि टीम में अगर ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होंगी तो एक अलग बात है, लेकिन 1 से 2 तब्दीलियाँ इस 15 रुकनी स्क्वाड और जो 3 रुकनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, थैंक यू फॉर योर टाइम, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी क्विकली क्रिकेट से मुताल्लिक की एक और अपडेट है और बड़ी बात हो गई है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का दौरा ना करने का फैसला क्रिकेट बोर्ड का था। चेयरमैन ECB इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये हतमी तौर पर कहा गया है। पहले खिलाड़ियों पर डालने की कोशिश की जा रही थी, फिर खिलाड़ियों ने कहा जनाब हमने तो कुछ नहीं, काम से तो पूछा ही नहीं गया। अब ये कह रहे हैं चेयरमैन बोर्ड के जनाब बोर्ड का फैसला था, फैसले के वक्त खिलाड़ियों से मशवरा ही नहीं किया गया था और अफसोस है फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। बस अफसोस ही हमें भी है सर। अब बोर्ड ने सिक्योरिटी और वेलफेयर की एडवाइस पर मुश्किल फैसला किया है। सो ये अब फाइनली उन्होंने कहा जी खिलाड़ियों से कोई मशवरा नहीं किया था। इससे पहले खिलाड़ियों को बीच में घसीटा जा रहा था कि जनाब खिलाड़ी ही आने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे हम आ जाएं।